हेलो गाइस। अब पावर शेयरिंग के पूरे ही चैप्टर पे ये आखिरी वीडियो होगा। आखिरी वीडियो इसलिए क्योंकि पावर शेयरिंग जो है इस पे जितने भी टॉपिक थे हमने उस सारे ही टॉपिक को कवर कर लिए हैं। हाँ, आने वाले समय में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी, लेकिन चैप्टर की बात करें तो हमने लगभग सारे ही टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। अगर इसमें भी अगर आपके कोई डाउट्स हो या फिर कुछ भी हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दें ताकि वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये आखिरी टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि टॉपिक क्या है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहली बात कि पावर शेयरिंग करने के क्या क्या तरीके होंगे, किस किस जगह पे किस तरीके के तरीके हमने पढ़े हैं, हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले पहले प्रथा ये थी या फिर ये कहें कि सोच ये था कि पावर शेयरिंग हो नहीं सकता है, यानी कि सत्ता का कभी बंटवारा, पावर का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। पहले के लोगों का ये मानना था। कैसे? क्योंकि पहले के लोग ऐसा मानते थे कि जो पावर है, जो सत्ता है, ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार या फिर किसी एक खास वर्ग के लोगों के पास ही सत्ता करने का अधिकार है या फिर सत्ता पर रहने का अधिकार है। और अगर सत्ता कई लोगों में बांट दी जाएगी तो ऐसे स्थिति में निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ निर्णय लेना जितना मुश्किल होगा उससे भी ज्यादा कहीं कठिन यह हो जाएगा उस निर्णय को इंप्लीमेंट कराना, यानी वो जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कराना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समय बदला और पहले राजशाही थी, अब आकर के क्या आई? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बिल्कुल, जिसमें कि जनता का सरकार, आप कह सकते हैं कि जिसमें जनता जो होती है वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार खुद बनाती है। यानी जो डेमोक्रेसी होती है उसकी सर्वे सर्वा जो होता है, यानी उसकी जो चालक होती है, जो उसको चलाने वाली होती है, वो भले सरकारें होती हैं लेकिन सरकारों की चाबी जो होती है वो होती है जनता के पास। तो इस डेमोक्रेसी में समय समय के साथ जो बदलाव आते गए, वो बदलाव ये बताए कि बेशक पहले के लोगों का जो भी रहा हो सोच, अब क्या करेंगे कि अब सत्ता का बंटवारा होकर ही रहेगा। यानी कि डेमोक्रेसी अगर एक दीवार है तो उस दीवार की नींव है पावर शेयरिंग। यानी कि अगर जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से सत्ता को चलाने का माध्यम है, तो सत्ता को बांटने का जो बेशक जो मेन मुद्दा होगा वो होगा पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता का बंटवारा, ताकि निर्णय अलग अलग हाथों में हो, जिससे हमेशा से ही निर्णय सटीक और जनता के पक्ष में हो। तो पावर शेयरिंग इसलिए समय समय, जैसे समय बीतता गया, समय समय आते गए और समय समय पर जो बदलाव हुए वो सभी कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग को और मजबूत और जनता के लिए अच्छे रूप में आए, जनता के पास अच्छे रूप में वो आए पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ठीक था, लेकिन भारत में सही है, भारत ऐसे अन्य कुछ और देशों में सही है, लेकिन क्या ये पावर शेयरिंग हर जगह सही है या फिर हर जगह सही रूप से किया गया है कि नहीं, इसको भी हम देखेंगे। और किस जगह पे सही किया गया है, किस जगह क्या खामियां रही हैं, इन सभी को देखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग की पहली जो फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल रूप में किस तरीके से पावर को बांटा गया था। किस रूप में? हॉरिजॉन्टल रूप में। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो पावर को बांटा गया था वो तीन भाग में बांटा गया था। हॉरिजॉन्टली आप कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ, यहां ये दिख रहा है कि एक ये मेन लाइन है। ठीक है, ये मेन लाइन कौन है? ये मेन लाइन ही लेवल इसको बोलेंगे। आप देखेंगे कि यहां पे जितनी ही टाइप्स की हम गवर्नमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि केवल सरकार से नहीं, ठीक, जो बॉडी यहां पे बटी है जिनके हाथ में निर्णय होगा, जैसे लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। आप देखेंगे
कि ये तीनों ही सेम लेवल पे हैं। ठीक है, तीनों ही क्या है, सेम लेवल पे हैं। इट मींस कि आप इसको लेवल भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना। किस तरीके से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेम पार्टिसिपेशन इनका भी होता है, सेम पार्टिसिपेशन इनका भी होता है, और सेम पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं इनका भी होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नहीं, आप याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अभिन्न अंगों की बात की जाए तो ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, यानी ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, विधायिका हिंदी में बोलते हैं, कार्यपालिका इसको हिंदी में बोलते हैं, और न्यायपालिका इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी भी लिख लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विधायिका। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव को ये हो जाएगा क्या, कार्यपालिका, और जुडिशियरी को इसको बोलते हैं न्यायपालिका। अब तो आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना कि जब हम हिंदी लिख दिए तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि काम क्या है। जैसे लेजिस्लेचर की बात कीजिए, विधायिका की, आप इसके बारे में अमूमन पढ़ चुके होंगे कि भाई जो विधायिका होती है ये हमारे द्वारा चुने गए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम चुने होते हैं, ये जाते हैं विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, और नियम को पारित कराते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं, या फिर किसी लॉ को जोड़ना होता है, एक्ट के रूप में किसी चीज को जोड़ना होता है। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, वो करती है हमारी विधायिका। ठीक है, एमपीज वगैरह जो है वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, है ना। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या होता है, ये जो नियम विधायिका बनाई रहती है ना, यानी जो लेजिस्लेचर नियम बनाए रहते हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, यानी उनको लागू कराने का काम किसको बांट दिया गया है, वो बांट दिया गया है कार्यपालिका को। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव को। जैसे एक एग्जांपल मानिए कि अपने वहां संविधान में एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा, कि संविधान में क्या है, चोरी न करने का है, कि भाई अगर चोरी करोगे तो आप दंडित होगे, यानी आपको जरूर सजा मिलेगी। ठीक है, अब अगर व्यक्ति चोरी कर लेता है तो वो क्या होगा, सबसे पहले जांच के अधिकार में आएगा, और वो जांच कौन करेगा, वो जांच करेगी हमारी कार्यपालिका। क्यों, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध में गया है, जिस संविधान में कहा गया था कि आपको चोरी नहीं करनी है अथवा आप दंडित होंगे, यानी कि अगर आप चोरी किए तो आप दंडित होंगे, आपका दंडित होना तय है। ठीक, अब संविधान के खिलाफ में जो व्यक्ति गया उसकी जांच कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है उसकी जांच। अच्छा, संविधान बनाने वाले कौन थे, वो लेजिस्लेचर थे। आप बस एक चोरी पे तीनों का ही एग्जांपल देखेंगे। अब जब संविधान बनाए तो वो हमारे लेजिस्लेचर के लोग बनाए जो कि ये कहे कि चोरी नहीं होगा, चोरी करना यहां पे क्या है, गलत है, अगर आप चोरी करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, यानी आपको सजा मिलेगी। अब कोई व्यक्ति चोरी कर लिया, जो ही वो व्यक्ति चोरी कर लिया तो वो किसके अंडर में जांच होगा, हमारे कार्यपालिका के अंडर में जांच होगा, और हमारी कार्यपालिका जब उस अंडर में अपने लेकर के जांच करेगी, बट कभी भी फैसला ये नहीं सुना सकती है, कार्यपालिका कभी भी ये नहीं कह सकती है कि तुमको 20 दिन का जेल है, तुम जीवन भर यहाँ पे जेल में रहोगे, ऐसा कभी भी कार्यपालिका नहीं कह सकती है। तो कार्यपालिका नहीं कहेगी तो कौन कहेगा, वो न्यायपालिका कहेगी कि भाई तुमने चोरी किया है, तुमको इसके लिए 1 महीने की, 6 महीने की, साल भर की जेल, मर जाओ, जो भी करना है वो सभी कौन कराएगा, वो जुडिशियरी ही करा सकती है, वो ना ये करा सकते हैं और ना ही ये करा सकते हैं। ठीक, अच्छा, इन लोगों का लेवल क्या था, इन लोगों का लेवल सेम था, यानी इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी क्या है, सभी अपने जगह पर बराबर अधिकार है। इनका अधिकार क्षेत्र अलग है, इनका अधिकार क्षेत्र अलग है, इनका अधिकार क्षेत्र अलग है, यानी ये इनका अपना काम रहेगा, इनका अपना काम रहेगा, इनका अपना काम रहेगा, एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं कर सकते ये लोग। कभी भी कार्यपालिका ये नहीं कह सकती है या फिर विधायिका ये नहीं कह सकती है कि न्यायपालिका से काम नहीं करेगी, अब से एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं हमारा काम, या फिर हमारा पर्सनली काम, यानी एमपी का हमारा, हम अगर एमपी हम कहते हैं ना 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 ना, हमारा काम जुडिशियरी नहीं करेगी भाई, हमारा काम एग्जीक्यूटिव करेगा, वो भी कौन करेगा, जिसको हम चुनेंगे, नहीं हो सकता है ऐसा।
क्यों? क्योंकि कभी भी जुडिशियरी के किसी भी काम में एग्जीक्यूटिव कोई भी दखल नहीं दे सकता है और न ही विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर दे सकती है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। लेकिन एक दूसरे पे आप कह सकते हैं कि अंकुश, अंकुश का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक दूसरे पर कभी भी अगर कोई ज्यादा उड़ रहा है तो उस पे लगाम लगाने के लिए बाकी दोनों तैयार बैठे हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक सांसद जी थे, सांसद जी माल घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। ठीक है, अब घोटाले पे घोटाला किए जाने लगे, अब इसकी रिपोर्ट आ गई किसके पास? इसकी रिपोर्ट आ गई कार्यपालिका के पास। तो कार्यपालिका क्या करेगी? सांसद जी की करने लगेगी जांच, और सांसद जी की जांच होगी तो ये कार्यपालिका जांच कर रही है, लेकिन इनका मामला लंबित कहां रहेगा, यानी इनका मामला पड़ा कहां रहेगा? न्यायपालिका में। अब सांसद जी की जांच करेगी एग्जीक्यूटिव और उस जांच पर फैसला सुनाएगी जुडिशियरी। अब सांसद जी जो उड़ रहे थे लेजिस्लेचर में थे, ठीक, वो क्या हो गए? वो अब धरती पे आ जाएंगे, यानी उनके ऊपर अंकुश कौन लगा दिया? जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। बात समझ रहे हैं? और अगर कार्यपालिका के लोग, कई बार अधिकारी भी क्या होते हैं? अधिकारी भी उड़ रहे होते हैं। ठीक, तो अधिकारी जब उड़ रहे होते हैं तो बाकी अधिकारियों पे जांच सौंप दी जाती है और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी क्या करती है? उस पर फैसला सुना देती है। और न्यायपालिका को चुनने वाले कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक, और एग्जीक्यूटिव जो चुने जाते हैं वो अपने यहाँ एग्जाम्स के थ्रू चुने जाते हैं, जो कि सरकारों का क्या होता है, उसमें अहम रोल होता है। जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी तब तक क्या ये चुने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चुने जाएंगे। यानी कि वैकेंसी किन के थ्रू आती है? हमारी चुनी हुई सरकारों के द्वारा आती है। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ में कि भाई इन सभी का लेवल सेम होता है, इनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन इन पर अंकुश एक दूसरे का जरूर होता है, यानी इन पर लगाम जो होता है एक दूसरे का जरूर होता है, ताकि कोई भी अपने से बहके नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये किस तरीके का पावर शेयरिंग था? ये हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, अब वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें। वर्टिकल में क्या हो जाता है कि वर्टिकल में लेवल बदल जाता है। लेवल बदल जाता है का मतलब कि वर्टिकल ऐसे, यानी अगर ऊपर से नीचे अगर लाइन खींचते हैं या फिर नीचे से ऊपर लाइन खींचते हैं तो ऐसे में वर्टिकल हो जाता है। अब वर्टिकल में देखिए क्या होता है, किस किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। वर्टिकल में आप देखेंगे तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? ये एक तरीके से पूरे देश की एक सत्ता, ठीक है, जिसको संघ सत्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर संघ सरकार भी कह सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र गवर्नमेंट होती है। ठीक, जैसे आज के समय में आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, मैक्सिमम व्यूवर्स जो है वो इंडिया के ही है, तो इसलिए इंडिया का एग्जांपल लेना सही रहेगा कि अपने वहां जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, वो आप केरला में चले जाइए, वो आप यूपी में चले जाइए, वो आप बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, असम में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आपको जहां जाना हो वहां चले जाइए भारत के किसी कोने में। ठीक है, यहां तक कि सिक्किम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, ठीक है, आप लद्दाख, लेह चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे आप जब प्रधानमंत्री की बात पूछेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रन कौन करा रहा है, तो वहां पे किसका नाम आएगा? नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखिया रहेंगे वो कौन है? अपने वहां प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। दूसरे लेवल पे कौन आ जाते हैं? दूसरे लेवल पे आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, और लगभग इसी के समकक्ष यूनियन गवर्नमेंट भी होती है। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भी अब हम लोग देख लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? कि राज्य सरकार। ठीक है, ये राज्य सरकार जो होगी, इनका थोड़ा सा लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा इनका लिमिटेड पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर इनका नहीं होता है। लेकिन बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है का मतलब ये मत कमेंट करने लग जाइए कि सर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्या आप नहीं बनेंगे? तो बिल्कुल बनेंगे यार, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात यह है कि भाई इनकी अपेक्षा में इनका पावर कम होता है। बात समझ रहे ना? ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो क्या होगा? जैसे कि आप अगर यूपी के हैं तो यूपी के कौन मुखिया है? तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं, तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ केवल यूपी के हैं। अब आप बगल में बिहार में चले जाइए, बिहार में क्या आ जाएंगे? बिहार में योगी आदित्यनाथ वहां के कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो ही आप बिहार में जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप मध्य प्रदेश में चलिए, मध्य प्रदेश के लिए ये दोनों ही कुछ नहीं है।
ठीक है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं, यानी कि एक देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें जितने राज्य उतने स्टेट गवर्नमेंट। कुछ यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो हो जाते हैं ये आमतौर पे हमारे वहां जो टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें रन करने वाली गवर्नमेंट को बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताबों में से पूरी तरीके से गायब है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम रोकेंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी क्या आ जाती है? एक आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होता है कि आपके वहां पर बैठे जो आपके चुने हुए जो आपके नुमाइंदे हैं, ठीक है, चुने हुए जो आपके लोग हैं, जिनको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेक्टिव पीपल्स जो आपके लिए हैं। जैसे कि आप गए चुनाव में और अपने वहां के प्रधान को चुने, ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया को चुने, ठीक है, तो वो आपके लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। एक तरीके से आपके गांव का जो मुखिया है वो आपका प्रधान होता है और वही आपके लोकल गवर्नमेंट का लीडर होता है। ठीक है। और आपके स्टेट का जो मुखिया होता है वो होता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट का लीडर। और वहीं पे जो आपने एक किसी व्यक्ति को पूरे देश में चुना है वो व्यक्ति किसको लीड करता है? पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके के फॉर्म आप देखें जिसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरीके के आप फॉर्म देखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और ये पहला और दूसरा टॉपिक आप देख लीजिए। तीसरा टॉपिक की बात करें, लेकिन तीसरे टॉपिक को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी के साथ में मतलब यानी कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है ना, ये देखिए, ये दोनों ही फॉर्म इंडिया में मिल जाते हैं। ये वाला फॉर्म इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे कि अब बेल्जियम का एग्जांपल लीजिए। बेल्जियम के एग्जांपल में अगर कंपैरेटिव स्टडी किसके साथ में करें? श्रीलंका के साथ में करें। तो अब यहां पे क्या करेंगे? हम सभी को ले लेंगे। जैसे कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही की अगर हम बात करते हैं भाई, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने इन तीनों के अलावा एक और भी गवर्नमेंट दिया था। इसकी बात हटा दीजिए, इन तीनों के अलावा हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अलावा से एक क्या दिया था? एक उसने दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन दिया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन दिया भाई? का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो था वो बेल्जियम निकला। बेल्जियम इस तरीके से उभरा कि बेल्जियम बहुत ही शानदार पावर शेयरिंग किया हुआ था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो था बट शानदार था। ठीक है। तो वहां पे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी हम लोग पढ़ लेंगे कि किसी एक देश में, ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी कम्युनिटी खास करके जब दबी हुई हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा अगर सत्ता में उसकी भागीदारी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा डेमोक्रेसी को अगर हम ध्यान दें तो डेमोक्रेसी आखिर होती किसकी है? डेमोक्रेसी होती है हमेशा जनता की। क्यों? क्योंकि उसको रन कराने वाले जनता ही होती है एक तरीके से, और जनता में से ही कुछ लोग होते हैं। ठीक है। तो हमेशा से ही अब जनता क्या होती है ना कि जनता होमोजीनियस एक मिक्सचर होती है अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन की। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जनता है उसमें से हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन के लोगों को उठाया जाता है ताकि वो किस में आए? सरकार में आए, और वो जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात सरकार में रखें और उनके लिए प्रॉपर नियम को बनवाएं, उनके लिए प्रॉपर सुविधाओं को लेकर के आए। इसलिए हमारे वहां हमारे नुमाइंदे यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो हमारे चुने हुए जो नेता हैं ये चुन करके जब जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल अपने वहां आमतौर पे रिजर्वेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग इतने में बट जाते हैं। केवल ये एक शब्द में बहुत सारे लोग बट जाते हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि रिजर्वेशन एक मायने में आप कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि रिजर्वेशन खतरनाक है, लेकिन रिजर्वेशन कुछ मायनों में कुछ हद तक सही भी है। ठीक है। कैसे? कि जैसे कि मान लीजिए कि पूरे देश में चुनाव हो और एक खासा वर्ग, एक एग्जाम्पल मानिए कि एक खासा ही वर्ग, मान लेते हैं कि दलित ही हो, ठीक है, तो दलित सारे ही चुन करके आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे कि जो सवर्ण लोग हो जाएंगे, या फिर अगर सारे ही सवर्ण चुन के जा रहे हैं तो दलित लोग, ये क्या हो जाएगा ना कि इन लोगों के साथ में एक तो इनकी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में नहीं रह जाएगी, और जब गवर्नमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन नहीं रह जाएगी तो ऐसे स्थिति में इनके लिए नियम और इनके इंटरेस्ट में नियम कौन लेकर के आएगा? क्या?
किसी एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लिए नियम लेकर के आएंगे, इतना भरोसा क्या आज भी हमारे समाज में है? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जिनकी आपको जो चुने रहेंगे, आप कुछ हद तक काम करेंगे कि हम उनके लिए ही काम करें, उनके इंटरेस्ट में ही काम करें। ठीक, तो इसलिए रिजर्वेशन लगा दिया गया कि भाई ऐसा है, चुनाव में अब से क्या होगा कि सबका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जैसे कुछ महिला, कुछ जगह पे क्या है कि महिलाओं का भी सीट आरक्षित, अपने भारत में ही देख लीजिए कि महिलाओं का भी कुछ प्रतिशत सीट जो होता है वो आरक्षित होता है, ताकि महिलाओं का भी, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो हो वो हमारे संसद में, वो हमारे लेजिस्लेचर में, हमारे विधायिका में, हमारे कार्यपालिका में, हमारे न्यायपालिका में, हर जगह बना रहे। आप देखेंगे कि इन तीनों ही अंग में, और खास करके ऐसे वाले भी अंग में, आप सब में महिलाओं का एक योगदान पाएंगे। आप सब में एससी एसटी जनरल का योगदान पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एक कास्ट के आधार पे, एक कैटेगरी के आधार पे जब इनको बांट दिया जाता है, तो यहाँ पे सभी के रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। संविधान बनाने वाले लोग पागल ही थे। संविधान बनाने वाले लोगों ने काफी हद तक सोच करके इन सारी चीजों को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन हो पाए, इसलिए वहां पे क्या किया गया कि इनको कैटेगराइज कर दिया गया। कुछ इसी हद तक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी काम करती है, यानी कि अपने अपने कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए बेल्जियम ने अपने वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी एक विस्तृत निर्माण किया था, ताकि आप अपनी शिक्षा को, आप अपने संस्कृति को इस गवर्नमेंट के आधार पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का केवल और केवल बेल्जियम में देखा गया था, बल्कि श्रीलंका में नहीं देखा गया था। ये एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और चौथे तरीके की गवर्नमेंट आप अगर बात करें, तो चौथे तरीके के जो गवर्नमेंट हो जाते हैं, इसमें आमतौर पर प्रेशर ग्रुप का नाम आ जाता है। अभी हम आपको बताते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? तो गाइस, प्रेशर ग्रुप की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो कि सीधे सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, ये तो ठीक है। जैसे आंदोलनकारी जो होते हैं, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन जो हो गए, कुछ पार्टियां भी, अगर पार्टीज की बात की जाए तो कुछ पार्टीज भी आ जाती हैं इसमें। ठीक, तो इन सबकी अगर बात करें, तो जो सबसे पहले प्रेशर ग्रुप क्या होता है, यानी कि ये प्रेशर ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं दबाव ग्रुप। ठीक है, दबाव समूह। ये क्या होते हैं कि ये सरकार के ऊपर हमेशा ही अपने नंबर्स के आधार पे, ठीक है, ये दबाव बनाए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम सवर्ण हैं और सवर्णों का एक बहुत बड़ा सा एक ग्रुप बनाए, और हमेशा सरकार के ऊपर हम चढ़े हुए हैं कि भाई सवर्णों के लिए ये ऐसे दलितों का अगर एक ग्रुप बनाए, और क्या किए कि उनका एक ग्रुप बना करके और सरकार के ऊपर चढ़े हैं कि दलितों के इंटरेस्ट में ये आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ये सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपने अपने इंटरेस्ट की बात लेकर के आते हैं, ताकि अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही वर्ग का प्रेशर ग्रुप है, लगभग सभी वर्गों का प्रेशर ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट की बात सरकार से मनवाते हैं। इससे क्या होता है कि जनता तक, जैसे कि मान लीजिए एक खास वर्ग की अगर बात करें, कोई भी खास एक वर्ग हो, जिससे मान के चलिए कि 25% लोग बिलोंग करते हैं, तो जो एक ये लोग जाकर के सरकार के ऊपर नियम बनाए और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाए, और सरकार इनके लिए 25% लोगों के लिए नियम लेकर के आ गई। ऐसे ही कुछ और वर्ग के लोग गए जो मान लीजिए कि 30% हो, वो लोग गए, दबाव बनाए, उनके लिए नियम आया, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें आई। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप का एक अहम योगदान ये भी होता है। ठीक है, अब बुरे योगदान की बात नहीं करना है। ठीक है, अहम योगदान जो भी है, देखिए इसमें से सभी के सभी का आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन अभी जो हमको बात करनी है वो केवल पावर शेयरिंग पे बात करनी है, इसके एडवांटेजेस पे बात करनी है। ठीक है, तो आप अगर पावर शेयरिंग में देखें, तो प्रेशर ग्रुप का एक अहम योगदान हो जाता है सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाना, और उस दबाव के वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में अपने लिए नियम लेकर के आना। ठीक है, और यहां पे ये कतई मत समझिए केवल जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे ये प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं। अब इसके बाद से रिवॉल्यूशंस, आज के समय में सबसे फेमस। अब अगर आज से 2 साल बाद इस वीडियो को देखा जाता है, 4 साल बाद इस वीडियो को देखा जाता है, तो फिर ये मुद्दा गर्म नहीं रहेगा, लेकिन आज के समय पे तत्कालीन मुद्दा यही है, किसान आंदोलन। ठीक है, किसान लोग क्या किए हैं, वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को ये लेकर के कि भाई जो फार्म बिल आया है इसको पूरी तरीके से हटाया जाए, हम इसको कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, एमएसपी पे कानून बने, ठीक है, इन सारी चीजों पे कानून बने। क्या किया जा रहा है, वहां पे एक आंदोलन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब वहां पे सरकार का विरोध हो रहा है। अब सरकार को क्या किया जा रहा है कि सरकार को बैकफुट पे लेके आया जाए कि सरकार अपने नियम को वापस ले। ठीक है, तो इस तरीके के रिवॉल्यूशन बना करके भी क्या किया जा रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब एक मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि फार्म बिल अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन एक
मान लेते हैं कि फार्म बिल बुरा ही है अगर, ठीक है, तो फार्म बिल अगर बुरा है तो ऐसे स्थिति में सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा करके और उसको वापस लेने के लिए या फिर सरकार को बैकफुट पर लेके जाने के लिए ये रिवॉल्यूशंस जो हैं ये हो रहे हैं, ठीक है। आप इससे कतई भी अफंड मत होइएगा कि भाई मैं सरकार के विरोध में हूं या फिर जो भी है। मैंने एक एग्जांपल दिया। अब फार्म बिल अच्छा है या बुरा है या पढ़िएगा, उसके हिसाब से आप समझिएगा, ठीक है। और पार्टीज आप देखेंगे कि आज के समय में अगर बीजेपी सत्ता में है तो बाकी पार्टियां जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये बाकी सारे ही इसमें क्या खोजते रहती हैं बीजेपी में। हमेशा ये लोग बीजेपी में क्या करती रहती हैं, कुछ ना कुछ कमियां खोजती रहती हैं। ये कमियां ही क्या कर, अब जिन कमियों को ये पार्टीज खोजेंगी उन कमियों पे सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे या तो पर्दा डालेगी, और उससे भी अच्छा होता है कि जो सरकारें होती हैं उस पर अपने आप को सचेत कर लेती हैं कि ये गलती हमें फिर से नहीं करनी है या फिर इस गलती को किस तरीके से हम सही करें। तो इस हिसाब से भी बहुत सारे निर्णय बहुत सही लिए जाते हैं। और मैक्सिमम कि जो पार्टियां होती हैं वो गलती ही इसलिए नहीं करती हैं ताकि ये जो पार्टीज हैं ये कहीं सवाल न उठाने लग जाएं, ठीक। तो ये भी देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो काम होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम होता है, और काम का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो करने का एक तरीके से माध्यम जो होता है वो माध्यम को भी बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, ताकि विपक्ष या फिर प्रेशर ग्रुप्स या फिर रिवॉल्यूशन लोगों को कोई मुद्दा ना मिल जाए जिससे कि सरकार के खिलाफ में आम जनता में रोष फैले, आम जनता उसको लेकर के गुस्सा हो, ठीक है। तो ये था क्या, ये चौथे तरीके का पावर शेयरिंग था, ठीक। तो गाइज यहीं पे हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को करते हैं क्लोज, और साथ ही साथ इसी के साथ पावर शेयरिंग के ये सारे ही टॉपिक्स मेरे हिसाब से हमने कवर कर लिए हैं। इन सारे ही प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो सिंगल में देख रहे हैं तो आप इस चैनल पे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इसके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अन्य सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी जोड़िएगा इस चैनल के साथ में, क्योंकि हम एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराने की एक भरसक और एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग जरूर चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पावर शेयरिंग यहीं पे क्लोज होता है। हाँ, पावर शेयरिंग की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होंगे वो आगे आने वाले समय में इस पे ऐड करे जाएंगे, ठीक है। लेकिन पावर शेयरिंग के टॉपिक्स यहीं पे होते हैं क्लोज। अगर इनमें कोई टॉपिक गवर्नमेंट बढ़ाती है आने वाले वर्षों में तो उसको हम ऐड कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।